प्रिय विद्यार्थियों, हम संक्रमण तत्वों के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम संक्रमण तत्वों के आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई पदार्थ रंगहीन दिखता है अथवा रंगीन, इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करते हैं अथवा अवरक्त क्षेत्र से। प्रकाश का 400 से 700 nm तरंग दैर्ध्य वाला भाग दृश्य भाग होता है। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, उससे हमें वह पदार्थ रंगीन नजर आएगा। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंग की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश जब किसी पदार्थ से टकराता है तो उसमें किसी एक रंग की तरंगों को अवशोषित करता है, तो उससे निकले हुए प्रकाश का जो रंग होता है उससे पूरक रंग कहते हैं और वह पदार्थ उस रंग का नजर आता है। सारणी में हमें अवशोषित प्रकाश का रंग, अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और परावर्तित प्रकाश का रंग अथवा पूरक रंग को दिखाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले बैंगनी होता है। बैंगनी का पूरक रंग होता है पीला हरा, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 से 435 nm तक। नीला होता है, उसका पूरक रंग होता है पीला। इसी प्रकार हरा नीला होता है, उसका पूरक रंग होता है नारंगी। नीला हरा का लाल, जैसे कि हमें सारणी में दिखाया जा रहा है। अब संक्रमण धातु यौगिकों के रंग प्रमुख रूप से 2 कारणों से होता है। नंबर 1, डी ट्रांजिशन, जिसको हम डी संक्रमण कहते हैं। संक्रमण धातु संकुलों में डी संक्रमण को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको CFT के आधार पर समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नतम ऊर्जा अवस्था में तो 5 डी कक्षकों समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जब संक्रमण धातु आयन के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, जिसमें कुछ डी कक्षक EG कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य T2G कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। जब कोई अष्टफलक के संकुल बन रहा होता है तो 6 लिगेंड एक अष्टफलक के कोनों से अर्थात X, Y, Z अक्षों की ओर से धातु आयन की ओर पहुंचते हैं, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार जब अष्टफल के आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जाओं के मान में वृद्धि हो जाती है। EG जो कक्षक होते हैं dx² - y² dz² कक्षक, जो कि x, y, z अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, वे अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे तथा शेष तीनों कक्षक जो x, y व z अक्षों के मध्य की ओर अभिविन्यासित होते हैं, अर्थात T2G कक्षक जो dxy, dyz और dzx होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। इस प्रकार EG व T2G कक्षकों में से EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जबकि T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया है। ऊर्जा है ऊपर नीचे वाले जो कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर वो dxy, dyz और dzx है, dxy है। इसी प्रकार EG कक्षक है dz² dx² - y² है। इन दोनों की जो ऊर्जा का अंतर है वो डेल्टा 0 के द्वारा डिनोटेट किया जा रहा है। इन दोनों का डी कक्षकों की ऊर्जा का अंतर डेल्टा 0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि जब EG कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा 0 ऊपर होते हैं, जबकि T2G कक्षक औसत ऊर्जा से -0.4 डेल्टा 0 नीचे होते हैं, जैसा कि डायग्राम में द्वारा जा रहा है। डी कक्षकों का जब विपाटन स्प्लिटिंग होता है तो जो T2G कक्षक है वो उसकी जो ऊर्जा का स्तर -0.4 डेल्टा 0 होता है, जबकि EG कक्षक होता है उसका औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा 0 अधिक होता है, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2 कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाएगा तो वह कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा और इस प्रकार वह संकुल रंगीन हो जाएगा।
उपयुक्त के विपरीत यदि कोई चतुष्फलकीय संकुल बन रहा हो तो चतुष्फल के आकार में 4 लिगेंड धातु आयन की ओर जाते हैं। एक नियमित चतुष्फलक एक घन से संबंधित होता है जिसके केंद्र में धातु परमाणु और 8 में से एकांतर क्रम में 4 कोनों में लिगेंड रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि चतुष्फल के आकार में आए हुए चारों लिगेंड ईजी व टी2 कक्षकों में से किसी भी एकदम सीध में नहीं होंगे। ईजी कक्षक केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य के कोण का मान 54 डिग्री 44 मिनट होता है, जबकि T2G कक्षक केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य के कोण का मान 35 डिग्री 16 मिनट होता है। अर्थात T2G कक्षक लिगेंड की दूरी EG कक्षक लिगेंड की दूरी से कम होती है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन T2G कक्षकों के लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस प्रकार चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में एकदम विपरीत होता है, जैसा कि डायग्राम में दर्शा रहा है। जब समान 5 ऊर्जा वाले डी कक्षकों के संपर्क में लिगेंड आता है तो इनमें EG कक्षक जो नीचे की ओर कम ऊर्जा स्तर वाला हो जाते हैं, जबकि T2G कक्षक होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर वाले हो जाते हैं। EG कक्षक की ऊर्जा औसत ऊर्जा से -0.6 डेल्टा टी कम हो जाती है, जबकि T2G कक्षकों की +0.4 डेल्टा टी औसत ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा हो जाती है। इस प्रकार जब निम्न ऊर्जा वाले EG कक्षक में से किसी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उच्च ऊर्जा स्तर वाले T2 कक्षक में होगा तो इस प्रक्रम में कम ऊर्जा वाले दृश्य से ऊर्जा का अवशोषण होगा और संकुल रंगीन हो जाएगा। उदाहरणतः TiS2O6 3+ संकुल की विवेचना करते हैं जो कि गहरे बैंगनी रंग का होता है। इनमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, अर्थात इनमें D1 विन्यास है। लिगेंड जल के 6 अणु इसके साथ उत्सर्जक बंध बनाकर एक अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं जिसमें EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, जबकि T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले रहेंगे। ऐसी स्थिति में इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास T2G1 EG0 होगा। इनमें EG व T2G कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतर डेल्टा 0 का मान 4×10⁻12 अर्ग के बराबर होता है, जो कि 500 nm तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश की ऊर्जा के बराबर है। अर्थात इस प्रकाश को श्वेत प्रकाश में रखा जाए तो उसके हरे भाग का अवशोषण करके इसका T2G इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएगा। इससे परावर्तित हुए प्रकाश या लौटे प्रकाश में हमें यह बैंगनी रंग का दिखाई देगा, जैसा कि डायग्राम में दर्शा रहा है। Ti+3 आयन के समान ऊर्जा वाले 5D कक्षक है। जब इनका स्प्लिटिंग होता है तो एक इलेक्ट्रॉन T2G1 में आ जाता है और EG कक्षक जो रिक्त होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में जब उसमें 500 तरंग दैर्घ्य की प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएगा। यदि लिगेंड समान हो और अणु की ज्यामिति भी वही हो तो Dn तथा D10-n विन्यास वाले आयनों अर्थात समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयनों का रंग भी करीब करीब समान ही रहता है। प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातुओं के विभिन्न आयनों के रंग दिखाए जा रहे हैं, जो कि सारणी में दिखाया जा रहा है। जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो रंगहीन होते हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण वो इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं और प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जैसा कि सारणी में इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का रंग दर्शाया गया है। दूसरा कारण इसका होता है तत्वों का रंगों का आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। संक्रमण धातुओं के यौगिक में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इलेक्ट्रॉन का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण। धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अतः यौगिक रंगीन दिखते हैं। DD संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। संक्रमण धातु आयन पर धनावेशित की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा।
क्योंकि लिगेंड के धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना भी अधिक होती है। कुछ संक्रमण धातु दिखाए जा रहे हैं सारणी में जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर d0 है, तो उनमें dd संक्रमण की कोई संभावना नहीं होती है, अर्थात Ti4+ के संकुल तो रंगहीन ही होते हैं। आयन पर आवेश और उनका विन्यास जिनका d0 विन्यास है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो रंगीन होते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें d0 विन्यास भी होता है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी रंगीन होते हैं। इनका कारण आवेश स्थानांतरण की संभावना, जैसे जैसे मेटल पर आवेश बढ़ता है, धनायनों की मात्रा आवेश की मात्रा बढ़ती है, तो इनमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ जाती है, जिससे इनका रंग गहरा हो जाता है। इसी प्रकार किसी संक्रमण धातु आयन के संकुल में उपयुक्त दोनों कारणों dd संक्रमण तथा आवेश स्थानांतरण से यौगिक रंग होता है, यौगिक रंगीन प्रतीत होता है।